प्यारे बच्चों, मैं अनूप शुक्ला आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन की क्लास लेके आ रहा हूँ। तो अभी अपन कुछ पिछले सेशंस में अपन ने चर्चा की है इंटीग्रेशन का एक सामान्य परिचय, इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इंटीग्रेशन का कहाँ उपयोग होता है, और उसके साथ साथ फिर अपन ने इंटीग्रेशन को बताया कि किस तरह से अवकलन से संबंधित है, डेरिवेटिव से संबंधित है, किस प्रकार से अवकलन का ही प्रति अवकलन अपन करते हैं, प्रति अवकलज निकालते हैं, उसी का हम दूसरा नाम समाकलन उसे कहते हैं। और किस तरह से हम समाकलन प्राप्त करते हैं, उसके सूत्र किस तरीके से प्राप्त करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि सूत्र हम अवकलन के सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं सूत्रों से हम इनके कुछ सूत्र प्राप्त करते हैं। वो अपन ने प्राप्त करके बताए थे, आपको नोट करवाए थे, और फिर उनके द्वारा ही आपको बहुत सारे कुछ सरल पहले प्रश्न करवाए। सरल प्रश्नों के बाद उसके कुछ प्रतिस्थापन से संबंधित प्रश्न हल करवाए। फिर प्रतिस्थापन के बाद कुछ त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन के भी प्रश्न करवाए। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन के साथ फिर आपन ने आंशिक भिन्न की चर्चा की, आंशिक भिन्नों के द्वारा हल करना सीखा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अपन ने चर्चा की पिछले सेशंस में। तो अब अपन यहाँ पे जो आगे जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो निश्चित समाकलन की चर्चा करेंगे। निश्चित समाकलन शुरू में ही अपन ने बताया था कि समाकलन दो तरह के होते हैं, दो भागों में अपन बांट सकते हैं, एक इंडेफिनिट या अनिश्चित समाकलन और एक डेफिनिट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन कुछ इस प्रकार से अपन लिखते हैं, a to b fx dx। जो हमारा इंडेफिनिट होता था वो किस तरीके का होता था, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, सिंपल ऐसा लिखा जाता था, और इसी में हम इंटीग्रेशन निकालते थे। इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट के साथ निकलता था। अब डेफिनिट में क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ लिमिट भी दिखाई देती है, a से b ये लिमिट लिखी होती है, और इसका इस तरीके का लिखने का और इसका क्या मतलब है, डेफिनिट इंटीग्रल असल में क्या है, तो अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, और यहां पर एक पॉइंट x इक्वल टू ए है। तो ये पॉइंट जो होगा वो ए एफ ए होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ कोई पॉइंट x इक्वल टू बी है, ये पॉइंट बी एफ बी होगा। अब यदि हमें इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इस एरिया का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, मतलब इस जो डार्क किया हुआ जो ये क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना हो तो उसे कैसे व्यक्त करेंगे। तो यदि हम क्या करें कि यहाँ पर एक छोटा सा एक अल्पांश, छोटी सी चौड़ाई का एक अल्पांश, dx चौड़ाई का एक अल्पांश ले लें। इसकी चौड़ाई मान लीजिए ये dx है, इसकी ये चौड़ाई dx है। dx चौड़ाई का एक पट्टी लेते हैं, तो चौड़ाई dx है, लेकिन ये वाली जो लंबाई है ये y है। यहाँ पे यदि हम कहें कि ये जो इस पॉइंट यहाँ पर जो
इस आयत की जो लंबाई होगी वो y होगी, और ये जो चौड़ाई अपन ने dx ली है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो y dx होगा। और यदि ये y dx क्षेत्रफल को हम इस लिमिट से x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पट्टियों के माध्यम से जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट a से b तक fx इंटू dx का जो इंटीग्रेशन है वो इस कर्व द्वारा घिरे और x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का जो क्षेत्रफल बनेगा उस क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। उस क्षेत्रफल के मतलब उस क्षेत्रफल को यदि ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर लें, या ये उस क्षेत्रफल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हुआ निश्चित समाकलन का असल में क्या मतलब है, इस पद का क्या मतलब है। इस पद का ये मतलब है कि ऐसा कोई y इक्वल टू एफ एक्स, यदि हमारा ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फलन है, तो उस फलन का बिंदु x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक लिमिट, या x के a के मान से लेके b मान तक जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा उसको ये व्यक्त करता है। तो ये अपन ने जान लिया कि निश्चित समाकलन का क्या मतलब होता है। अब निश्चित समाकलन ज्ञात करना आगे अपन सीखेंगे। तो निश्चित समाकलन ज्ञात करना कोई स्पेशल नहीं है, जो अभी तक जो अपन समाकलन ज्ञात किए हैं उसी तरीके से ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करने की कोई नई विधि अपन को नहीं अपनानी है, वही पुरानी विधि से अपन समाकलन करेंगे और बाद में हम उसमें लिमिट लगाएंगे तो उसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा। तो निश्चित समाकलन में कुछ एडिशनल अपन को कुछ खास नहीं पढ़ना है, जो कुछ उसमें परिवर्तन होगा वो अपन अभी कुछ अपन एग्जाम्पल लेके हल करेंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अपन हल करके। तो जैसे एक पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा, लिमिट 1 से लेके 2 तक x स्क्वायर dx। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। तो इसका अपन समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन हम उसी तरीके से करेंगे। कैसे समाकलन होगा, x की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1, और अब ये समाकलन हो गया। साथ में यहां पर अपन लिमिट रखेंगे 1 से लेके 2 तक। तो इसका जो समाकलन है वो x की घात 3 बटे 3 आया, लिमिट 1 से लेके 2 तक है। तो अपन लिमिट किस प्रकार रखते हैं, लिमिट अपर लिमिट को पहले रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। या अपन इसको ऐसा समझ लें, यहाँ पे साइड में समझ लें, यदि लिमिट a टू b fx dx का जो समाकलन है, मान लीजिए कि fx आ गया और लिमिट a से b। यदि fx का समाकलन कैपिटल Fx आया मान लीजिए, तो हम क्या रखते हैं, हम यहाँ पे fb माइनस fa कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला b का मान, ऊपर वाली लिमिट fb माइनस fa। तो यहां पर उसको देखते हुए यदि अपन करें तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 की घात 3 बटे 3 माइनस 1 की घात 3 बटे 3, अर्थात ये हो गया 8 बटे 3 माइनस 1 बटे 3। तो ये 3 और यहाँ पे 8 माइनस 1 अर्थात 7 बटे 3। तो इस तरीके से हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, हमने इसको बड़े सरल सा एग्जाम्पल था और सरल तरीके से अपन ने कर लिया। तो यहाँ पे कोई नई विधि नहीं अपनाई जा रही है,
समाकलन की वही पुरानी उसी तरीके से समाकलन अपन ज्ञात करेंगे। जिस तरह का समाकलन होगा उस तरीके से ज्ञात करेंगे। किसी में प्रतिस्थापन लगाएंगे, किसी में त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन लगाएंगे, किसी में पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, किसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो हमें अब कुछ नया यहाँ नहीं करना है, बस लिमिट रखने का अंतर रहेगा, तो वो अपन देख रहे हैं। तो ये पहला सरल सा एग्जाम्पल था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है लिमिट 1 to √3 dx अपान 1 + x²। तो ये भी अपन ने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं पहले। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x। ये हमें मालूम है, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसका जो समाकलन होगा वो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, और लिमिट क्या रहेगी 1 to √3। अब यही मान रख देना है अपन को। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब हमें मालूम, हमें हमेशा ये 9th और 10th में त्रिकोणमिति कोणों के मान हमें प्राप्त रहते हैं। तो वहाँ से हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। 30 को अपन क्या लिखते हैं, π/6, 45 को क्या लिखते हैं, π/4, और 60 को क्या लिखते हैं, π/3। तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 किसका मान है, अपन इनवर्स जब करते हैं तो इसी को लिख सकते हैं tan इनवर्स π/6 = 1/√3। यहाँ पे tan इनवर्स π/4 = 45 डिग्री, tan इनवर्स π/3 = √3। तो यहाँ पे √3 के लिए क्या मान प्राप्त होगा, 60 डिग्री या π/3। तो यहाँ पे आएगा ये π/3 माइनस इसके लिए क्या आएगा, tan इनवर्स 45 डिग्री या tan इनवर्स 1 = 45 डिग्री या π/4। तो π/4, जिसको अपन हल करेंगे 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ 4π माइनस 3π अर्थात π/12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने इस एग्जाम्पल को भी देख लिया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और चौथा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में थे, इसलिए भी मैंने इनको ले लिया है। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसलिए भी मैंने उसको एग्जाम्पल बतौर आपके सामने रखा है। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देख लें अपन। लिमिट 0 to 2/3 dx अपान 4 + 9x²। ये प्रश्न उस प्रश्न से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा परिवर्तन है। वो क्या परिवर्तन है वो अपन देखें तो कुछ ऐसा है, 0 to 2/3 dx, और इसको लिख सकते हैं 9x² + 4। और यदि अपन इसमें से नाइन कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, x²
प्लस 4/9 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये लिमिट 0 to 2/3 dx, और ये 9 को अपन यहाँ 1/9 1/9 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। इस तरीके से तो ये हमारा जो बना है वो कुछ इस तरीके से बन गया 1/x² प्लस a² dx, जिसके लिए क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, जिसके लिए हमें प्राप्त होता है, जो समाकलन प्राप्त होता है इसका क्या प्राप्त होता है 1/x² प्लस a² के लिए 1/a tan इनवर्स x/a। ये 9 जैसा यदि दिख रहा है तो 1/a है, tan इनवर्स x/a है। तो ये इसके लिए जो समाकलन है वो ऐसा प्राप्त हुआ 1/a मतलब 1/2/3 tan इनवर्स x/2/3, और इसमें लिमिट बाहर आ जाएगी क्या, वही 0 to 2/3। तो 1/9 और ये 3 ऊपर हो जाएगा, tan इनवर्स इसमें भी 3 ऊपर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये होगा। और फिर यहाँ से ये कैंसिल होने पर 1/6 मिल जाएगा, tan इनवर्स 3x/2, और लिमिट हमारी क्या है 0 to 2/3। अब लिमिट रख दें जैसा मैंने बताया था FB माइनस FA की तरह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3/2, और x का मान क्या है 2/3, माइनस 1/6 tan इनवर्स 3/2 के साथ 0। तो क्या मिला यहाँ पे 1/6 tan इनवर्स 1, और इधर tan इनवर्स 0 जिसका मान 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया। इधर 1/6 इसके लिए π/4 होता है, तो ये आ गया π/24। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। निश्चित समाकलन में मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपको समाकलन समझ में आ गया है, समाकलन आपने ठीक से कर लिया है, समाकलन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो निश्चित समाकलन में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। बस लिमिट का रखना उसमें एडिशनल है, थोड़ा सा अपन आगे लिमिट भी रख देते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नया नहीं रहता है। तो इस तरीके से अपन जो कुछ परीक्षा में सरल से प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों में समाकलन भी ज़्यादा कठिन नहीं देते हैं, वो कई बार बहुत सिंपल सा समाकलन रहता है और लिमिट दी रहती है, तो अपन लिमिट रख के या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में या कुछ छोटे प्रश्नों में ये ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो अब आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में अपन 0 to 1 tan इनवर्स x/1 प्लस x² dx। ये एग्जाम्पल लेने का मेरा जो उद्देश्य था, इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रतिस्थापन करते हैं, मतलब इसमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करना रहता है ये बताने के उद्देश्य से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि प्रतिस्थापन के स्थिति में लिमिट का क्या होता है। यदि हम प्रतिस्थापन करें
तो हालांकि दोनों तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं कि हम प्रतिस्थापन करें और समाकलन ज्ञात कर लें, समाकलन ज्ञात करने के बाद यहाँ रख दें और लास्ट में प्रतिस्थापन को का मान वापस लौटाने के बाद अपन लास्ट में लिमिट रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहीं पे जब ये प्रतिस्थापन करें तब हम लिमिट को भी चेंज कर लें तो हमें बाद में वापस लौटाने की जरूरत नहीं रहती, हमने जो प्रतिस्थापन किया उसे वापस लाने की जरूरत नहीं रहती। नहीं तो प्रतिस्थापन में हम पहले प्रतिस्थापित करते हैं, फिर उसी चर को पुनर्स्थापित करते हैं, फिर से लाते हैं और फिर अंत में उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहती। यदि हम प्रतिस्थापन करते हैं तो हम लिमिट को भी, नई लिमिट को, प्रतिस्थापन के उपरांत जो लिमिट नई बनेगी उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हम उसमें मान रख के मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें चरों को, पूर्व वाले चरों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब प्रतिस्थापन आपको बताया था उस समय भी बताया था कि प्रतिस्थापन करते समय हम ये देख लें कि क्या ऐसे यदि दो फलन दिखाई दे रहे हैं तो किस फलन का अवकलन, क्या किसी फलन का अवकलन इसमें मौजूद है। यदि किसी फलन का अवकलन यहाँ मौजूद है तो उस फलन को का ही प्रतिस्थापन करते हैं जिस फलन का अवकलन मौजूद है। मतलब उस दूसरे फलन को का प्रतिस्थापन नहीं करते, मतलब जो अवकलज है उसका नहीं करते, जिसका अवकलन करने पर जो अवकलज प्राप्त होता है। तो जैसे यहां पे देख लें अपन कि tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो 1 + x² है, तो हम tan इनवर्स x का प्रतिस्थापन करेंगे। यहां हम देख पा रहे हैं कि जो d/dx मतलब tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² है, तो हम tan इनवर्स x का प्रतिस्थापन करेंगे। ये बात मैंने अब समाकलन के शुरुआती जो चैप्टर, शुरुआती जो सेशन था उसमें ये मैंने बार बार ये बात को हाईलाइट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं क्या, tan इनवर्स x = थीटा रख देते हैं। तो इसका मतलब यहीं पे बता दें, इसका मतलब क्या हुआ कि x = tan थीटा। और अब हमने चूंकि tan इनवर्स x को थीटा रखा है तो अब d थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। पहले dx इस्तेमाल होता था जिसका मतलब था x के सापेक्ष समाकलन, अब हम थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसलिए dx को d थीटा के रूप में चेंज भी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवकलन। तो d/dx tan इनवर्स x बराबर d/dx थीटा। अब इसका 1/1 + x² अवकलन प्राप्त होगा बराबर d θ/dx, अर्थात dx बराबर 1 + x² d θ। ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापन। लेकिन लिमिट जो अभी 0 to 1 है वो बदल जाएगी, उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे x का मान 0 होगा तो थीटा का मान क्या होगा, ये हम यहाँ पे हल करके देख लें। tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, ये अपर लिमिट के लिए π/4। तो अब हमारी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 to π/4, और प्रतिस्थापन क्या होगा, tan इनवर्स x के लिए अपन रखेंगे थीटा, tan इनवर्स x के लिए रखेंगे थीटा, और नीचे हमारा 1 + x² है पहले से,
और dx के स्थान पे रखेंगे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0 टू π/4 थीटा डी थीटा। अब थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x²/2। तो यहाँ पे थीटा का जो समाकलन होगा क्या, θ²/2, क्योंकि थीटा के सापेक्ष ही हो रहा है और लिमिट है हमारी 0 टू π/4। तो अब ये लिमिट का मान रखना बाकी है, तो अपन FB माइनस FA मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, π/4 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2। तो ये क्या हो जाएगा, π² अपान 16/2 माइनस 0, अर्थात π² अपान 16 दूनी 32। तो ये अलग से थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, π² अपान 32 या π² का वर्ग बटे 32 हमें प्राप्त हो गया। तो ये कुछ निश्चित समाकलन के उदाहरण थे जिनको अपन ने अभी हल कर लिए। अब हम कुछ निश्चित समाकलन में एक विशेष टॉपिक आता है, प्रगुण या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात हम आगे करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज में हम कुछ सिंपल प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी सारी कुछ अभी लिख के आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद जो कुछ उस पर आधारित कुछ विशेष 2-4 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में आते रहे हैं, ऐसे 2-4 प्रश्नों को मैं आपके सामने हल करूंगा, हल करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस घर में करेंगे और आराम से आप परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे।